Hello students, welcome to the D chemistry classes. I am Deepen Kumar and today I am going to discuss atomic structure. तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस करेंगे और क्वांटम नंबर्स भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है देखने में लगता है कि बहुत ही एकदम बोरिंग इक्वेशन है, बट ये बहुत काम की इक्वेशन है। यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू हम कई डिटेल्स निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के अबाउट जानकारी निकालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो कि डिस्क्राइब करती है वेव फंक्शन को, स्टेट फंक्शन को, जो कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। और इसको हम लिखते हैं एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे जो एच कैप है आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो कैप है कैप वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे कोई भी क्वांटिटी ऑपरेटर होती है, ऑपरेटर पे ही हमेशा कैप लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, सिंप्लीफाइड वेव इक्वेशन है। और यहाँ पे जो आपके ये टर्मिनोलॉजीज यूज हुए हैं इनको हम जान लेते हैं क्या क्या इनका मतलब है। तो यहाँ पर जो ई है इसका मतलब है एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब जो एटम है उससे। दूसरा आपका साई है, साई का मतलब है वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है कैसे मूव करता है, वेव मोशन, ठीक है। तो ये आपका वेव फंक्शन है। फंक्शन से एक चीज़ आपको बता दें, फंक्शन का मतलब होता है जैसे जो चीज़ ऑपरेशनल हो, जैसे कोई चीज़ आपकी की जा रही हो, कोई वर्क हो, ठीक है, दैट्स मीन आपका फंक्शन। तो ये फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए। और जो आपका एच है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर से एक चीज़ आपको और बता दें कि ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेशन। जैसे आपका मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन जो होता है, मल्टीप्लाई एक साइन होता है जिसके थ्रू दो नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो मल्टीप्लाई जो क्रॉस होता है, मल्टीप्लाई का जो साइन होता है उसका मतलब क्या है, वो ऑपरेटर है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। बिल्कुल सेम यहाँ भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपका एच जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ठीक है, बिल्कुल मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन सब्सट्रैक्शन की तरह। अब बात आती है कि कुछ से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस में इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। दूसरा पॉइंट है एसोसिएटेड वेव फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एटम। यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि जो आपका साई है इससे हमें पता चलता है कि जो आपका एटम है वहाँ उसमें किस किस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के। इसको हम नेक्स्ट वे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आपका जो वेव फंक्शन होता है ये हमें बताता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम द सॉल्यूशंस गिव्स पॉसिबल एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। यानी कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें जो सोल्यूशन मिलते हैं वो सोल्यूशन आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए जब सॉल्व करते हैं इसको तो जो सोल्यूशन है वो आपके एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग होते हैं जो जिनमें इलेक्ट्रॉन रहता है। नेक्स्ट आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, पी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड ऑफ साई स्क्वायर। यानी कि जो दो लाइन खींची हुई है इस तरह से पैरेलल लाइंस, उसके बीच में मॉड लिखा है, इसको हम रीड करते हैं मॉड ऑफ साई और इस मॉड का स्क्वायर कर देते हैं ताकि जो फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी आए इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, वो कभी भी नेगेटिव ना आए। इसलिए हम क्या करते हैं इस मॉड पर स्क्वायर भी लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको कहीं कहीं बुक्स में साई स्क्वायर भी लिखा हुआ है तो वो भी सही है। यहाँ पर जो साई स्क्वायर है इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर साई है तो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, और जहाँ पर साई स्क्वायर हो जाता है तो उसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साई का स्क्वायर अगर हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर साई है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पे, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व्स एग्जैक्टली हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। यानी कि एक चीज बता दें आपको, यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो केवल हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक जो स्पीसीज होती हैं उनके लिए ही एग्जैक्टली सॉल्यूशंस देती है या सॉल्व की जा सकती है।
जो आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं आपकी बहुत सारी जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके लिए ये एग्जैक्ट सोल्यूशन या एग्जैक्टली सॉल्व नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो अब बात आती है जो मल्टी स्पीसीज हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए देख सकते हैं यहाँ पे एक मेथड हमने मेंशन किया है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है। उसमें अप्रॉक्सीमेशन मेथड हम यूज़ करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस को हम निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको केवल हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए सॉल्व किया जाता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपका अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका है ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हुज एनर्जीज डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में जो आपके होते हैं, उनमें उनकी जो एनर्जी है वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो आपके हाइड्रोजन लाइक या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज नहीं है, जो आपके एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उनका जो ऑर्बिटल होता है उसकी जो एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों पर डिपेंड करता है। देखिए अभी कंफ्यूजन आपको हो रही होगी कि ये क्वांटम नंबर्स कहाँ से आ गया। तो क्वांटम नंबर अभी हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी केवल जानकारी आप इतनी रखिए कि कौन सी एनर्जी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी किन क्वांटम नंबर्स के करस्पॉन्डिंग है, उनसे रिलेटेड है। तो मैंने आपको बता दिया है अभी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो है आपकी, या हाइड्रोजन एटम की जो है ऑर्बिटल, वो डायरेक्टली अटैच है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और जो आपका अदर है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, साथ साथ में दूसरा जो क्वांटम नंबर है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आपका इंक्लूडेड है, यानी कि दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन कंटेन्ड इन द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। जो आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, सारी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन इसी में होती है। और जो आपका साई है वेव फंक्शन है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई नीचे सब्सक्रिप्ट में स्मॉल n यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो अभी हमने ऊपर मेंशन किया है। स्मॉल l जो है आपका वो क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो अभी यहाँ पे हम मेंशन किए थे स्मॉल l। और m सब्सक्रिप्ट में l है, ml जो होता है ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये अभी हमने नहीं डिस्कस किया था, इस सारी क्वांटम नंबर्स को हम एक साथ में डिस्कस करेंगे। तो अभी केवल जानकारी के लिए इतना याद रखिए कि जो साई होता है वो कम्प्लीटली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, साई n l m l। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, l आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है और ml आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब बात आती है ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है। तो ऑर्बिटल आपको बता दें कि ऑर्बिटल ऐसी जगह होती है किसी भी एटम में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम आती है। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे बता रहे थे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये साई से रिप्रेजेंट होती है, साई स्क्वायर अगर के इक्वल होती है, क्योंकि साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के। तो यहाँ पर जो आपका ऑर्बिटल है वो एटम का ऐसा पार्ट है जहाँ पर फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वो सबसे ज़्यादा आती है। देख सकते हैं, अ पार्ट ऑफ एटम एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर, ठीक है, इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल जो होता है वो भाग होता है एटम का जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल्स देते हैं, जैसे आपका S P D F जो हमने ग्रीन से मेंशन किया है, ये आपके ऑर्बिटल्स हैं, नोटेशंस हैं, ध्यान रखिएगा, अभी इनके आगे इनका हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज़ 2। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 3 नहीं हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं और इनको अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे इनसे पूछा जाए तुरंत आपसे हो जाए। नेक्स्ट आपका है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पे जो SPDF की भी हम बात कर रहे थे तो उसी में से देखेंगे। जो आपका SPDF है इसमें से S जो ऑर्बिटल होता है उसमें केवल एक ही S जो सबसेल है उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, यहाँ पे
इसको एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका शेप वाला रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर है। तो एस ऑर्बिटल, एस सबसेल जो होता है उसमें केवल एक ऑर्बिटल होती है, ठीक है। और जो उसका शेप है वो आपका स्फेरिकल शेप होता है। यहाँ पे सामने इसको मेंशन भी कर दिया है, ये जो आपका शेप है स्फेरिकल होता है, ठीक है, राउंड शेप होता है, बॉल लाइक। जो आपका पी सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा पी जेड को बीच में ही लिखिएगा, ताकि जब अभी फर्दर आप स्टडी करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन करेंगे क्वांटम नंबर्स का, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। तो ये पी जेड को बीच में लिखिएगा ताकि ये थोड़ा सा सुविधाजनक रहे। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो आपके यहाँ 3 ऑर्बिटल होते हैं। देख सकते हैं पी एक्स जो आपका होता है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, उसमें जो आपका डम्बल्ड शेप होता है वो, जैसे आपका पी एक्स लिखा है तो वो एक्स एक्सिस पर पूरा बनता है, ध्यान रखिएगा। लर्न रखने के लिए एक ट्रिक है ये। पी एक्स में जो आपका डम्बल्ड, ये ग्रीन जो शेप बना हुआ है डम्बल्ड शेप, ये आपका एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो उसमें पी एक्स हो जाएगा ऑर्बिटल। और अगर यही आपका डम्बल्ड शेप वाई एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस है आपका, तो पी वाई बोला जाएगा उसको। और अगर यही डम्बल्ड शेप आपका जेड एक्सिस पर है तो पी जेड ऑर्बिटल बोला जाएगा। और जो आपका ये पी ऑर्बिटल है इसको हम डम्बल्ड शेप बोलते हैं। ये एक डम्बल टाइप का होता है जिसे जिम में लोग वो करते हैं, तो ये डम्बल्ड शेप होता है। यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पी एक्स को कैसे बनाएंगे, पी वाई को कैसे बनाएंगे एंड पी जेड को कैसे बनाएंगे। पी एक्स को कैसे बनाएंगे, इसमें जो डम्बल्ड शेप है वो एक्स एक्सिस पर रखना है, पी वाई में वाई एक्सिस पर रखना है, और पी जेड में जेड एक्सिस पर रखना है। तो इसे रटने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है, समझ जाइएगा इसको। नेक्स्ट आपका है डी सबसेल। तो डी सबसेल में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा डी जेड स्क्वायर को हमेशा बीच में लिखेंगे, ठीक है, ताकि फर्दर प्रॉब्लम ना आए। डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे डी एक्स वाई। अब यहाँ पर भी एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। जो आपका डी ऑर्बिटल में एक्सिस मेंशन हो, जैसे यहाँ पे लिखा है डी एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एंड वाई 2 एक्सिस आपके मेंशन है, तो उन पर आपको डम्बल्ड शेप नहीं बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। हमने ना तो वाई पे बनाया है ना ही एक्स पे बनाया है, ठीक है। किस पे बनाया है, जेड पे बनाया है। ये जेड है और दूसरा ये माइनस जेड एक्सिस है। तो जो आपकी डी के साथ में एक्सिस मेंशन हो उन पर आपको डबल डम्बल्ड, जो 2 डम्बल्ड शेप बनते हैं उनको नहीं बनाना है, तो वो आपका हो जाएगा डी एक्स वाई। जो मेंशन है उन पे नहीं बनाना है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है वाई जेड, तो वाई एंड जेड पे नहीं बनाना है। देखिएगा ये आपका हमने एक्सिस चेंज कर दिया है, ये जेड है ये वाई है। देखिए ना तो जेड पे बनाया है ना वाई पे बनाया है, हमने किस पे बनाया है, एक्स पे बनाया है। जो नहीं होता है उसमें उन पे आपको बनाना है। ऐसे ही जेड एक्स है तो जेड एक्स में क्या नहीं है, इसमें वाई नहीं है, तो इस बार क्या करेंगे वाई एक्सिस बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने वाई दे दिया इसको, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया। देखिए एक्सिस आपके परपेंडिकुलरली होते हैं, इनको कहीं भी कुछ भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप हमेशा एक्स ही लिखें, यहाँ पर वाई लिखें, हमेशा यहाँ पे जेड ही लिखें। 90 के एंगल पे होते हैं एक दूसरे से, तो आप इनको कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका डी जेड एक्स है इसमें केवल वाई एक्सिस पर ही, या वाई के दोनों एक्सिस पर प्लस वाई एंड माइनस वाई दोनों एक्सिस पर डम्बल्ड शेप बनेगा। तो यहाँ पर डी जेड एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखिए क्या ध्यान रखना है, इसमें जो डी के साथ में एक्सिस मेंशन है एक्स एंड वाई दोनों, उन्हीं पर आपको बनाना है। जो आपके एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स थे, इसमें जो उसमें नहीं मेंशन था उससे बनाना था। और ये जो आपका है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें उन्हीं पे बनाना है जो मेंशन है। तो यहाँ पे एक्स वाई मेंशन है, तो देखिए एक्स पर भी बना दिया एंड वाई पर भी बना दिया, तो आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में क्या है, जो आपका मेंशन है उसी पर बनाना है। देखिए यहाँ पे हमने जेड दिया है, इसको चेंज कर दिया है, वाई यहाँ कर दिया, एक्स वहाँ कर दिया। डी जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड एक्सिस पर ये बनाया, और दूसरा जो इसमें शेप है वो स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है। कुछ इसमें रिपल्शन इंटर इलेक्ट्रॉनिक एक्सट्रैक्शन की वजह से इसमें क्या होता है, ये शेप इस तरह से हो जाता है। तो ये आपका डी जेड है, यहाँ पे एक स्फेरिकल रिंग बनती है, तो ये डी जेड स्क्वायर है। तो ये जो आपका 5 ऑर्बिटल्स है इनका शेप होता है डबल डम्बल, यानी कि इसमें 2 डम्बल होते हैं, देख सकते हैं सब में 2 डम्बल है, ठीक है। और जो एफ होता है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। उसमें उनकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको आप पेपर पे नहीं ड्रा कर सकते हैं, केवल बुक्स में जो बनी है देख सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि उसका 3D व्यू इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको पेपर पे कॉपी करना इतना आसान नहीं है। तो ये आपके सेफ एंड डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है और ये सब सेल हैं आपके, और इसमें कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। एस में 1 ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है इसमें तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक ऑर्बिटल है तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, क्योंकि सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल आपका 6 आएगा। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हैं और ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इज इक्वल टू 10। देख सकते हैं यहाँ पे जो एफ सबसेल है उसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जैसे इसमें डी जेड स्क्वायर बीच में लिखा गया था, इसमें पी जेड बीच में लिखा गया था, वैसे ही एफ जेड क्यूब जो है यहाँ पर बीच में लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ जब कैलकुलेशन करते हैं क्वांटम नंबर्स का तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रहता है। ये आपके हैं, पहला है एफ एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर है आपका एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर। ये आपके टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एफ सबसेल, तो आपको आ जाएगा आंसर 14, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 2 जा 14। नेक्स्ट आपका है डिजनरेट ऑर्बिटल्स। तो इससे पहले जो आपने ये ऑर्बिटल्स पढ़े हैं मैंने आपको बताया था कि सबसेल में 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल इस तरह से होते थे। यहाँ जो डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनका मतलब होता है कि ऐसे ऑर्बिटल जो जिनकी एनर्जी सेम हो। तो यहाँ पे इनको डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डिजनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ डिजनरेट ऑर्बिटल्स में अगर एग्जांपल देंगे तो हम क्या क्या दे सकते हैं? देख सकते हैं पी सबसेल जो था आपका, इससे प्रीवियस अभी मैं आपको डिस्कस किया है। पी सबसेल में आपके 3 ऐसे ऑर्बिटल थे जो कि इक्वल एनर्जी के होते थे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डिजनरेट ऑर्बिटल्स। और वो जो आपके ऑर्बिटल्स थे वो कौन कौन से थे? पी एक्स थे, पी वाई थे, पी जेड थे, 3 ऑर्बिटल्स थे। सेम वे में डी सबसेल में आपके 5 ऑर्बिटल्स थे, सभी की एनर्जी सेम थी। तो ये आपके जो डी सबसेल हैं या डी सबसेल जो है इसमें 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। कौन कौन से? डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, और जो ये फिनोमिना होती है उसको हम बोलते हैं डिजनरेसी। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डिजनरेसी, तो डिजनरेसी जो है एक फिनोमिना है जिसमें जो भी ऑर्बिटल होते हैं उनकी सभी की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स हो गए। नेक्स्ट आपका एक नोटेबल पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिजनरेसी को आप कैसे रिमूव करोगे। ठीक है, तो एक पॉइंट है इसमें कि जो डिजनरेसी है, डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो जो वो डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है, वो सेम नहीं रह जाती। यानी कि जो डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, उनकी डिजनरेसी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिजनरेट ऑर्बिटल्स लॉसेस दियर डिजनरेसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर में आपको मैं एक चीज़ बता दें, क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, लोकेशन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन, उसका जो स्पिन है, देखिए इतनी चीज़ें इलेक्ट्रॉन की डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ उसके सामने। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच एक्सप्लेन एनर्जी, ठीक है, कॉमा एनर्जी, पोजीशन, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इतनी चीजें जो हैं इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं।
एनर्जी, पोजीशन, पोजीशन को चाहें तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं लोकेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 चीज़ें आपकी जो हैं ऐसे नंबर्स जो एनर्जी, पोजीशन, ओरिएंटेशन एंड स्पिन, ये 4 चीज़ें इलेक्ट्रॉन की एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो उन्हीं में से एक पहला क्वांटम नंबर आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका हम प्रीवियस पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा नाम लेते आ रहे हैं, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, शेल, ठीक है, KLMN। तो शेल या फिर एनर्जी लेवल दोनों एक ही बातें हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एटम में। यानी कि हम इससे ये पता लगाते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल में है, अगर ये हमें पता है। ऐसे ही यहाँ पे एन की जो वैल्यू है क्या क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 इंटीजर होते हैं, उसमें से 0 नहीं होता है, एक्सेप्ट 0 सारे इंटीजर आपके आ जाते हैं उसमें। कभी भी एन जो है फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ना आपका 0 हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, सेल्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, KLMN हो सकते हैं। देखिए एन की वैल्यू अगर 1 है तो K सब आपका सेल हो जाएगा, और एन की वैल्यू अगर 2 आ रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो इलेक्ट्रॉन आपका किस में है, L सेल में है। और अगर एन की वैल्यू आपकी स्मॉल एन की वैल्यू 3 आ रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो इलेक्ट्रॉन आपका M शेल में होगा। और अगर एन की वैल्यू स्मॉल एन की वैल्यू 4 आ रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो इलेक्ट्रॉन आपका कैपिटल N यानी कि एन शेल में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। अब बात आती है इसको निकालते कैसे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहला एग्जांपल है इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसका SPDF में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 आएगा, ठीक है, आप बाउ प्रिंसिपल के थ्रू। तो यहाँ पर 1s1 आएगा, 1s1 हुआ तो इसमें जो ये नंबर आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो s ये आपका होता है, ये वाला नंबर, ये जो 1 लिखा है यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। चाहे आपका s यहाँ पे हो या p हो या d हो या f हो, कुछ भी हो, उससे पहले जो आपकी न्यूमेरिक डिजिट होती है उसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा। अब बात आती है कि ऐसा एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिथियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका आएगा 1s2 2s1, इसमें 2 आपके सब शेल्स हैं, 1s एंड 2s, 1s2 2s1। अब बात आती है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप अलग अलग सेपरेटली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में गया है, 1s सब शेल में गया है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों 1s सब शेल में गए हैं। जब तक s नहीं कंप्लीट हो जाएगा तब तक 2s में, सॉरी, जब तक 1s नहीं कंप्लीट हो जाएगा तब तक 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, तो गलती मत करिएगा इसको कैलकुलेट करते समय। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी इसी में है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा। फिर आपका आता है थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 2s1 में है, इस वाले ऑर्बिटल में है, ठीक है, जब इस वाले ऑर्बिटल में है तो आपका 2s यानी कि s से पहले आपका कौन सा नंबर लिखा है, 2 लिखा है यहाँ पे, ये जो न्यूमेरिक होता है s से पहले ये वाला, ठीक है, इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n = 2 हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत ईजी है, जितनी भी क्वांटम नंबर्स आपको स्टडी करनी है सबसे ईजी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही निकालना होता है। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल ध्यान रखिएगा। और लास्ट में एक चीज़ और आपको बता दें कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का शेल में वो आपका NH/2π होता है। ये हमने आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल में भी बताया था। अब देखिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने कितनी सारी जानकारी आपको दी थी। ये आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग है और साथ में क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, तो उसको लर्न रखिएगा। यहाँ पर जो स्मॉल n यूज़ हुआ है h से पहले वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आपसे अगर पूछा जाता है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, ठीक है, तो फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। या पूछता है कि फॉर द k सेल तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी आपका आ जाएगा आंसर h/2π। सेकेंड सेल के लिए क्या हो जाएगा, n = 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो p = आएगा h/π। उसके बाद में थर्ड
शेल के लिए आपका हो जाएगा 3h/2 एंड फोर्थ के लिए n इज इक्वल टू 4 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 4h/2। सॉल्व जब होगा तो 2h/π आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा और ये सारी डिटेल आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सबसेल या फिर सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इससे पहले जो आपने पढ़ा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो आपका शेल को रिप्रेजेंट करता था। अब ये जो आपका क्वांटम नंबर है वो आपका सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के सबशेल को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम में। और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं किसी पर्टिकुलर n की वैल्यूज़ के लिए 0 to n-1 तक होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लें, ये फॉर्मूला है इसकी वैल्यूज़ को निकालने का। पॉसिबल वैल्यू जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले से आती हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपको निकालना है तो फिर ये आपका टेबल आपको यूज़ में लाना है। ठीक है, इसको लर्न भी करना है आपको। तो यहाँ पर जो ये 0 to n-1 है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देख सकते हैं पहला आपका है फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होंगी देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर l स्मॉल l 0 to n-1 था। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे n इज इक्वल टू 1, 1 - 1 0 होता है, 0 to 0 यानी कि एक ही आपका डिजिट बढ़ता है वो भी आपका क्या है 0 है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए जो आपका l है वो 0 हो जाएगा, उसकी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फॉर n इज इक्वल टू 2 द वैल्यूज ऑफ l, यानी कि n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगी, तो यहाँ पर n-1 0 to n-1 वाले फॉर्मूले में यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे। 2 - 1 यानी 1 होता है, यानी कि 0 to 1, तो एक 0 होता है दूसरा 1 होता है, उसके बीच में तो कोई नंबर है नहीं इंटीजर, तो 0, 1 हो गया। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा वैल्यूज ऑफ l 0 to 3 - 1। यहाँ पर इस फॉर्मूले में इस बार हमने 3 यहाँ पे पुट कर दिया क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब ऐसा कर रहे हैं तो 0 to 3 - 1 यानी कि 0 to 2, तो 0 से लेकर 2 तक जितने भी आपके इंटीजर हैं सब आपके मेंशन किए जाएंगे। तो 0 1 2, क्योंकि 0 और 2 के बीच में 1 भी आता है, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1, 2। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला फॉर्मूला है, इस तरह से एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको यूज़ में लेते हैं। जब आपसे सारी वैल्यूज पूछे तब आपको ये यूज़ में लेना है, बट जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो आपको इस टेबल को लर्न रखना है। देखिए सबसे अगर s है तो उसके लिए हमेशा वैल्यू इनकी 0 आएगी, अगर सबसेल का टाइप p है तो उसके लिए वैल्यू आपकी 1 आएगी, अगर d है तो 2 आएगी, अगर f है तो 3 आएगी। इसको हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे, देख सकते हैं। पहला एग्जांपल है, जैसे आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ स्मॉल l और फर्स्ट आपका है 1s, सेकेंड आपका है 3d। ठीक है, इनके लिए l की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ लिखा जाएगा फॉर 1s l इज इक्वल टू 0, क्यों यहाँ आपका 0 है, मैंने आपको बताया था। और दूसरा जो सेकंड है और 3d, तो d के लिए l की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो टाइप को ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा एक और हो सकता है, लेकिन एग्जांपल 1 था। दूसरा एग्जांपल है, अगर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n and l or the configuration 3d5। ठीक है, ये आपका 3d5 इसके लिए निकालना है।
तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले 3D में हमने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए क्या बोला था, 3D5। यहाँ पर जो 3 है ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फॉर 3D5 n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे बताया था कि d से पहले जो यहाँ पे नंबर होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 3D लिखा है तो d का मतलब क्या है 2 है, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन करने होते हैं आपको, तो ध्यान रखिएगा, इनको नोट कर लीजिए। और लास्ट में आपको एक चीज़ और बता दें कि जो एंगुलर मोमेंटम आपका शेल में होता था वो दूसरा था, सब शेल में दूसरा होता है। तो सब शेल में E इज इक्वल टू h/2 L इंटू L+1 इन स्क्वायर रूट। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सबसेल के लिए निकालिए, तो फर्स्ट सबसेल के लिए L की वैल्यू आप 1 रखेंगे, ठीक है, सॉरी L की वैल्यू 0 रखेंगे कि फर्स्ट सबसेल आपका ये है, ठीक है। सेकेंड सबसेल में 1 रखेंगे, थर्ड सबसेल में 2 रखेंगे और फोर्थ सबसेल में 3 रखेंगे। ऐसे ही वैल्यू यहाँ पर रख के इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम ML से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपका ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल के साथ साथ ओरिएंटेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का उसे भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ML रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा ये है कि जो ML की वैल्यूज़ हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू L के लिए। जो आपका L की वैल्यू होती है, अगर वो गिवन है तो ML की वैल्यू -L से +L तक 0 सहित, यानी कि इंक्लूडिंग 0 को भी हम इंक्लूड करते हैं, -L to +L तक होती हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, जैसे फॉर L इज इक्वल टू 0, जब L 0 होता है तो M भी आपका 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि +0 -0 होता नहीं है, 0 होता है तो 0 आएगा। नेक्स्ट है फॉर L इज इक्वल टू 1 वैल्यूज ऑफ ML, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो -L to +L तक था ना, तो यहाँ पे जब L की वैल्यू 1 हो गई तो -1 to +1 इंक्लूडिंग 0, कितनी वैल्यूज हो गई 3। क्यों? क्योंकि -1 0 +1, ठीक है, उसको देखते रहिएगा तो आपको समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट आपका है L इज इक्वल टू 2, तो L की जब 2 वैल्यू होती है तो आपकी ML की वैल्यूज कितनी होती है, -2 -1 0 +1 +2, यानी कि -2 से लेकर +2 तक जितनी भी हैं इंक्लूडिंग 0 सारी वैल्यूज आपकी ML की वैल्यू हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका है L इज इक्वल टू 3, तो L इज इक्वल टू 3 जो है वैल्यूज ऑफ ML कितना हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल कितनी वैल्यूज हो गई 7। इसमें कितनी है 5, इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 1, 0 है 1 है। तो यहाँ पर -L से लेकर +L तक इंक्लूडिंग 0 सारी वैल्यूज आपकी ML की वैल्यूज होती हैं फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L। ये चीज़ आप समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट अगर डायग्रामेटिकली इसको हम दिखाएं तो हम दिखा सकते हैं S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता था, एक इसमें रेक्टेंगल बनेगा, L की वैल्यू 0 होगी तो ML की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर हमने दिखाया है। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते थे, PX PY PZ। अब देखिए यहाँ पर जो PZ है हमने इसको मिडिल में मेंशन किया है, क्यों? क्योंकि हमने भी प्रीवियसली आपको डिस्कस किया था कि 0 जो है आपकी L की वैल्यू वो PZ के लिए हमेशा मेंशन करनी है आपको, ये लर्न कर लीजिए। और Z के केस में dz² की एजीमुथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमेशा 0 ही ली जाती है, ये ध्यान रखिए। इधर और इधर आप कुछ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर dz² और pz इनकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इनको आपको लर्न रखना है कि pz की वैल्यू 0 हमेशा लेंगे और dz² की वैल्यू हमेशा 0 लेंगे। यहाँ 3 ऑर्बिटल्स हैं, L की वैल्यू कितनी होती है P के लिए, अभी हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपको एक टेबल बना के समझाया था, उसी टेबल पे आप जाइए और P की वैल्यू देखिए। L के लिए P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। तो जब ये 1 वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 के लिए -1 0 +1 लिखा था, तो हम क्या करेंगे PX PZ और PY इन ऑर्बिटल्स के ऊपर, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि PX के लिए ML की वैल्यू क्या है तो -1 है, क्योंकि PX के ऊपर -1 लिखा है। PZ की वैल्यू, PZ के लिए ML की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि PZ के ऊपर 0 लिखा है।
पी वाई के लिए एम एल की वैल्यू क्या है +1 है, क्योंकि पी वाई के ऊपर +1 लिखा है। सिमिलरली आप डी सबशेल में जाएंगे तो उसमें आपको -2 -1 0 +1 +2 मिलेगा। यहाँ पे डी जेड स्क्वायर के लिए 0 हमेशा रखना है, ये ध्यान रखिएगा। एल की वैल्यू डी सबशेल के लिए 2 होती है। तो अगर आपसे पूछता है कि डी एक्स वाई के ऑर्बिटल या डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लिए एम एल की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जो आपको दे रखी हैं कि किसकी हैं, एम एल की हैं, -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ पर डी एक्स वाई के लिए -2, डी वाई जेड के लिए -1, डी जेड एक्स के लिए +1, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर के लिए +2। अब बात आती है इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे किसी न्यूमेरिकल में। तो देख सकते हैं जैसे आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम एल फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान एटम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2, उसके बाद में 2s2 और एक और ऑर्बिटल होगा 2p1। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपके नंबर्स होते हैं इनका टोटल आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ 2 + 2 4 + 1 5 यानी कि सही है। अब बात आती है थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन पहले आप ये डिसाइड करिए कि किस सबशेल में गया है, 1s में गया है, 2s में गया है या 2p में गया है। तो देख लीजिए आप 1s2 है, यानी कि फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन आपके 1s2 में है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1s2 में है, एंड थर्ड एंड फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 2s में है, और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आपका 2p में है। तो आपसे थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए उसने पूछा है, तो आप क्या करेंगे, केवल 2s का वो बनाएंगे ऑर्बिटल, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से मेंशन कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है 2s2। थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला है, ध्यान रखिएगा, ये इधर जो लिखा है ये आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें 2s है, 2s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, फॉर 2s2 l इज इक्वल टू कितना आएगा 0, क्योंकि s है, s जब भी आपको दिखेगा तुरंत l की वैल्यू आपकी अपने आप 0 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, टेबल से इसको सीधे करेंगे हम, फॉर 2s l इज इक्वल टू 0। जब l इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका m भी 0 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ ml और थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी थी। अगर आपसे पूछता कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में आपका फिर चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे फॉर, ये तो आपका ये हो गया, हालांकि ये पूछा नहीं गया बट मैं करके आपको बता रहा हूँ। फॉर 2p1 l की वैल्यू क्या आती, 1 आती। ठीक है, l की वैल्यू जब 1 आती तो 2p1 को हम पहले क्या करते, इस पर बनाते इस तरह से, उसके 3 ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, l की वैल्यू जब 1 है तो ml की वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पे, -1 0 +1। आपको पूछ रहा है किसके लिए, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ml की वैल्यू, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, यहीं पर तो आएगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है 2p1 में, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने कौन सी वैल्यू है -1, तो ये आपका ml की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपको भी एक साथ सारी क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करनी होंगी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो। नेक्स्ट आपका क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल s लिखते हैं, ms स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो आपका क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये स्पिन कितने टाइप का हो सकता है हम ये जान लेते हैं। देखिए, या तो स्पिन अप होगा, इस तरह के एरो से होगा, ठीक है, या स्पिन डाउन होगा। स्पिन अप के लिए जो वैल्यू डिसाइड की गई है वो +12 है, और स्पिन डाउन के लिए जो वैल्यू डिसाइड की गई है ये आपकी -12 है। ठीक है, इनको आप लर्न रखिए, इनको लर्न करना पड़ेगा। और इनको हम इसको स्पिन अप बोलते हैं, इसको स्पिन डाउन बोलते हैं, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं रोटेशन, और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब बात आती है जो ml की वैल्यूज हैं, एक पर्टिकुलर ms की वैल्यू जो है ml की वैल्यूज के लिए क्या क्या हो सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं।
जितनी भी ml की वैल्यू होती हैं, हर एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू होती हैं ms की, प्लस हाफ एक होती है और दूसरी होती है माइनस हाफ, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए। अभी एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, किसी भी स्पिन करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π ms इंटू ms प्लस 1 अंडर रूट, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L, ml एंड ms फॉर n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब n की वैल्यू आपको नहीं निकालनी है, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 4, L की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 to n-1, ये तो फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे रखेंगे हम 0 to 4-1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0 to 3, यानी कि 0 to 3 जितने भी वैल्यूज हैं सब लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये आपकी 4 वैल्यूज हो गई। उसके बाद में ml की वैल्यू निकालेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो L की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, n इज इक्वल टू जब 4 होता है तो L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू आपकी 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर L इज इक्वल टू 3, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके लिए हम पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे ms की। फॉर L इज इक्वल टू 3, ठीक है, वैल्यूज ऑफ ml कितना हो जाएगा -L2 प्लस L, ये तो फॉर्मूला होता था इंक्लूडिंग 0, 0 को भी इंक्लूड करते थे। तो यहाँ पर कितना है L 3 है, -3 2 प्लस 3, 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ कितनी वैल्यू होंगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल 7 वैल्यूज आ जाएंगी ml की। अब देखिए इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, क्योंकि हमको सारी वैल्यूज ms की भी निकालनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ml की कितनी वैल्यूज हैं। पहली आपकी वैल्यू है -3, फिर आपका -2, फिर आपका हो जाएगा -1, फिर है 0, फिर है +1, फिर है +2, फिर आपका +3, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज के लिए जो ms की वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यू आएंगी। जैसे आपका ये है 3, तो एक वैल्यू आपकी +½ होगी, दूसरी आपकी -½ होगी। इस तरह से जितनी भी वैल्यू हैं सबके लिए एक +½ दूसरी -½ ठीक है। सभी के लिए ऐसे लिखते चले जाएंगे +½ -½ मैं एक साथ लिख रहा हूँ प्लस माइनस, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ में +-½ यहाँ पर भी +-½ तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ml की सभी वैल्यूज़ के लिए, हर एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज़ होती हैं ms की, ठीक है, +½ -½ तो ये आप तब कैलकुलेट करते हैं जब आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। अगर आपको पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन पे आप आइए, इसमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ n, l, ml एंड ms फॉर 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान एटम। तो बोरान के 5th इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा आपको। तो बोरान का 5 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p1 ये आपका आएगा। 5th इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लास्ट सबसेल में जाएगा, 2p में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5th इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक होंगे, 5th वाला जाहिर सी बात है 2p1 में जाएगा। तो 2p1 को हम केवल टारगेट करेंगे, तो 2p1 को ही हम केवल यहाँ पर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में ड्रा करेंगे, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमने इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर 2p1 n की वैल्यू क्या आएगी, बताया था हमने, ये p से पहले जो 2 लिखा है यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, p में है, ठीक है,
2p1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो p में गया है, तो p के लिए जो वैल्यू हमने आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की एक टेबल बनाई थी उसमें आपको बताया था कि p के लिए l की वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो l की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वैल्यूज आएंगी, एक होगी -1, दूसरी होगी 0, तीसरी होगी +1। ठीक है, आपसे 5th इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो 5th इलेक्ट्रॉन के सामने आपकी कौन सी वैल्यू लिखी है, -1 लिखी है, तो यहाँ पर ml की वैल्यू जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है ये कैसा है, ये स्पिन अप है, स्पिन अप है, यानी कि ms की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखा जाएगा ms इज इक्वल टू +12। यहाँ पर ms की वैल्यू आ जाएगी +12। अगर ये डाउनवर्ड होता, नीचे की तरफ एरो होता है इस तरह से, तो ये -12 आ जाता, बट वो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आप तब इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जब आपको केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करना हो रहा हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करवाया जा रहा हो। बट जब आप सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं तो फिर आप ये वाले फॉर्मूले यूज़ करते हैं। नोट कर लीजिए इसको।